बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए ये 50 सवालात लेकर हाजिर हूँ। बिहार के वो तलबा जो 2025 में इंटरमीडिएट का इम्तिहान देने जा रहे हैं और उर्दू मज़मून की तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए मैंने पहले पार्ट में 50 सवालात दिए थे और ये मेरा दूसरा पार्ट है जिसमें मैं आपको 50 सवालात दे रहा हूँ। आप इन 50 सवालों को अच्छी तरह से याद कीजिए। इंशाअल्लाह बिहार बोर्ड में आप अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाएंगे और मैं भी आपकी कामयाबी के लिए दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अच्छे नंबरात से कामयाब करे। मेरे पिछले वीडियो में कुछ तलबा ने मेरे नंबर पर संपर्क किया और उन्होंने मेरे बारे में जानना चाहा, तो मैं आपको सबसे पहले अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम मोहम्मद मेहदी हसन है और मैं हाफिज़ कुरान हूं। अल्लाह के फजल व करम से मैं 2004 में हाफिज़ बना हूं और उसके बाद 2012 में मैंने दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ से आलमियत किया है और उसके बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर, वहाँ से बीए किया है और जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एमए किया है। आपकी किताब में सैयद सुलेमान नदवी का जो मजमून है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। सैयद सुलेमान नदवी बिहार के रहने वाले थे और लेकिन उन्होंने तालीम जो हासिल की थी वो दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ में तालीम हासिल की थी, इसलिए उनके नाम में नदवी लगता है। तो जो लोग दारुल उलूम नदवतुल उलमा से फारिग होते हैं उन लोगों को नदवी कहा जाता है और अल्लाह के फजल व करम से मैं भी उसी इदारे से फारिग हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 51, हयात शिबली किसकी तसनीफ है? तो हयात शिबली किताब का नाम है हयात शिबली अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ है, सैयद सुलेमान नदवी। सवाल नंबर 52, सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल 1953 में हुआ था कराची के अंदर। कराची पाकिस्तान का एक शहर है। सैयद सुलेमान नदवी बिहार में पैदा हुए थे, लेकिन जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, तो सैयद सुलेमान नदवी पाकिस्तान चले गए थे और वहां उनका इंतकाल हुआ। सवाल नंबर 53, भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? तो भूख तोड़ने की इस्तिलाह है नाश्ता। सवाल नंबर 54, इंशाइया क्या है? किसका मजमून है? यह चैप्टर का नाम है। इंशाइया क्या है, किसका मजमून है? तो इंशाइया क्या है? वजीर आगा का मजमून है। सवाल नंबर 55, वजीर आगा कब पैदा हुए? तो वजीर आगा 1922 में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 54, वजीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो वजीर आगा का ताल्लुक पाकिस्तान से है। सवाल नंबर 57, उर्दू शायरी का मिजाज किसकी तसनीफ है? तो उर्दू शायरी का मिजाज वजीर आगा की तसनीफ है। सवाल नंबर 58, लफ्ज़ों की छागल किसकी कुल्लियात है? लफ्ज़ों की छागल वजीर आगा की कुल्लियात है। सवाल नंबर 59, वजीर आगा के दो इंशाइयों के मजमुओं के नाम लिखिए। तो वजीर आगा के दो इंशाइयों के मजमुओं के नाम है चोरी से यारी तक, नंबर 1 चोरी से यारी तक और नंबर 2 दूसरा किनारा। सवाल नंबर 60, इंशाइया कैसी सिन्फ है? यानी इंशाइया शेरी सिन्फ है या नसरी सिन्फ है? तो इंशाइया नसरी सिन्फ है, नसरी। सवाल नंबर 61, हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है? हिजरत एक चैप्टर का नाम है और उसका ताल्लुक किससे है? तो हिजरत इंशाइया है। सवाल नंबर 62, इंशाइया हिजरत किसने लिखा है? तो हिजरत अहमद जमाल पाशा का लिखा हुआ इंशाइया है। सवाल नंबर 63, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? तो बंजारों को खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 64, सरमाई तातीलात गुजारने के लिए कौन महवे सफ़र रहती है? तो साइबेरिया की मुर्गाबियाँ, साइबेरिया की मुर्गाबियाँ। सवाल नंबर 65, किसके मुकाबले में मुहज़्ज़ब इंसान माज़ूर है? तो खाना बदोश के मुकाबले में। सवाल नंबर 66, मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है? तो मगरिब को गुलामी की अलामत कहा गया है, गुलामी। सवाल नंबर 67, जन्नत से
کسے حکم سفر ہوا؟ تو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم سفر ہوا۔ سوال نمبر 68، انسان کی آخری ہجرت کون سی ہے؟ تو انسان کی آخری ہجرت جنت ہے۔ سوال نمبر 59، احمد جمال پاشا کس کالج سے وابستہ تھے؟ تو احمد جمال پاشا ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج، ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج سیوان سے وابستہ تھے۔ سوال نمبر 70، احمد جمال پاشا کا خاص میدان کیا تھا؟ تو احمد جمال پاشا کا خاص میدان طنز و ظرافت تھا۔ سوال نمبر 71، احمد جمال پاشا کا انتقال کب ہوا؟ تو احمد جمال پاشا کا انتقال 1987 میں ہوا تھا۔ اگر آپ میرے ان سوالات کو یاد کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کریں، لائک کریں۔ آپ اس پہ جتنا کمنٹ کریں گے، جتنا شیئر کریں گے، یہ چینل اتنے ہی لوگوں تک پہنچے گا۔ آپ اگر اردو کی بند کر دیں۔ سوال نمبر 72، قصہ گوئی کی سب سے پرانی صنف کو کیا کہتے ہیں؟ تو قصہ گوئی کی سب سے پرانی صنف کو داستان کہتے ہیں۔ سوال نمبر 73، کس صنف میں ما فوق الفطری عناصر کی کار فرمائی ہوتی ہے؟ تو داستان میں۔ سوال نمبر 74، اردو کی سب سے پہلی داستان کون سی ہے؟ تو اردو کی سب سے پہلی داستان سبرس ہے۔ سبرس کس نے لکھی ہے؟ تو سبرس ملا وجھی نے لکھی ہے، یعنی ملا وجھی کی لکھی ہوئی سبرس اردو کی سب سے پہلی داستان ہے۔ تو اردو میں سب سے پہلی مرتبہ داستان لکھنے والے کون ہیں؟ ملا وجھی، اور ان کی کون سی تصنیف ہے؟ سبرس۔ سبرس اردو کی سب سے پہلی داستان ہے۔ سوال نمبر 75، باغ و بہار کس کی داستان ہے؟ تو باغ و بہار داستان ہے۔ یہ بھی سوال آتا ہے کہ باغ و بہار کیا ہے؟ باغ و بہار ایک داستان ہے۔ تو کس نے لکھی ہے؟ تو باغ و بہار میر امن نے لکھی ہے۔ سوال نمبر 76، میر امن کہاں پیدا ہوئے؟ تو میر امن دلی میں پیدا ہوئے، دلی میں۔ سوال نمبر 77، کس کے حملے میں میر امن کا گھر برباد ہو گیا؟ یعنی جب دلی پر کس نے حملہ کیا کہ جس میں میر امن کا گھر محفوظ نہ رہ سکا تھا؟ تو احمد شاہ ابدالی کے حملے میں میر امن کا گھر برباد ہو گیا، احمد شاہ ابدالی۔ سوال نمبر 78، میر امن کی جاگیر کس نے ضبط کر لی تھی؟ تو میر امن کی جاگیر سورج مل جاٹ نے ضبط کر لی تھی، سورج مل جاٹ۔ سوال نمبر 79، میر امن کس کالج میں استاد تھے؟ تو میر امن فورٹ ولیم کالج میں استاد تھے۔ فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے اندر ہے۔ یہ بھی سوال آتا ہے کہ فورٹ ولیم کالج کہاں ہے؟ تو فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں ہے، اور میر امن فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی میں ان کا تقرر ہوا تھا، شعبہ ہندوستانی، جہاں ہندوستان کی زبان وغیرہ کے بارے میں اور یہاں کی سنسکرتی، یہاں کی تہذیب وغیرہ کے بارے میں پڑھایا جاتا تھا۔ سوال نمبر 80، میر امن کا تقرر فورٹ ولیم کالج میں کتنے روپے ماہانہ پر ہوا تھا؟ یعنی میر امن جب فورٹ ولیم کالج میں پڑھانے لگے تو وہاں مہینے میں ان کو کتنے پیسے ملتے تھے، کتنے روپے ملتے تھے؟ تو مہینے میں ان کو 40 روپے ملتے تھے، 40 روپے۔ کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ تو گنج خوبی اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے۔ اخلاق محسنی فارسی میں ہے، فارسی زبان میں ہے، تو فارسی کی مشہور کتاب اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے گنج خوبی۔ سوال نمبر 82، میر امن کی شہرت کس تصنیف کی وجہ سے ہے؟ یعنی میر امن کو جو شہرت ملی ہے وہ سب سے زیادہ ان کی کس کتاب کی وجہ سے ملی ہے؟ تو میر امن کی شہرت سب سے زیادہ باغ و بہار کی وجہ سے ہے، باغ و بہار۔ سوال نمبر 83، فورٹ ولیم کالج کی کتابوں میں سب سے زیادہ شہرت کس کتاب کو ملی ہے؟ تو فورٹ ولیم کالج کے اندر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سب سے زیادہ شہرت باغ و بہار کو ملی ہے، باغ و بہار۔ سوال نمبر 84، باغ و بہار کہاں لکھی گئی؟ تو باغ و بہار فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی، فورٹ ولیم کالج۔ سوال نمبر 85، باغ و بہار کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ یعنی باغ و بہار جو ہے وہ کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ تو یہ قصہ چہار درویش، قصہ چہار درویش۔
सवाल नंबर 86, बागो बहार पर मुसन्निफ को कितने रुपए का इनाम मिला? यानी बागो बहार जिसने लिखी, मुसन्निफ बोलते हैं लेखक को, राइटर को। तो बागो बहार के राइटर कौन है? तो राइटर है ये मीर अमन। तो मीर अमन को कितने रुपए का इनाम मिला था? तो 500 रुपए का इनाम मिला था, 500 रुपए। सवाल नंबर 87, बागो बहार में कितने दरवेशों के वाक़यात को बयान किया गया है? तो बागो बहार में 4 दरवेशों के वाक़यात को बयान किया गया है, 4। सवाल नंबर 88, किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जमा की? यानी किसने कहा था मीर अमन को कि वो बागो बहार किताब का तर्जमा करे? तो जॉन गिल क्रिस्ट की ख्वाहिश पर। सवाल नंबर 89, शहजादे के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान क्या रिश्ता था? तो शहजादे के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान दोस्ती का रिश्ता था, दोस्ती। सवाल नंबर 91, अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? तो बागो बहार में जो अंधा फ़कीर है उसका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से था, हिंदुस्तान। सवाल नंबर 92, शहज़ादा फ़कीर को कितनी अशरफियाँ देता है? तो शहज़ादा फ़कीर को 1 अशरफी देता है। सवाल नंबर 93, उर्दू में सादा नस्र गोई का मूजिद किसे कहा जाता है? मूजिद कहते हैं ईजाद करने वाले को, यानी सबसे पहले जो कोई काम करता है उसको मूजिद कहा जाता है। तो उर्दू में सादा नस्र की ईजाद किसने की है? तो मीर अमन ने। मीर अमन को उर्दू में सादा नस्र गोई का मूजिद कहा जाता है। नंबर 94, सुलेमानी सुरमे की क्या खूबी थी? तो सुलेमानी सुरमा का जिक्र आया बागो बहार में। तो सुलेमानी सुरमा लगाने से जिन्नातों की दुनिया नज़र आती थी, यानी जब सुलेमानी सुरमे को लगाया जाता था तो लगाने के बाद जिन्नातों की दुनिया सामने दिखाई देती थी। तो सुलेमानी सुरमे की खूबी ये थी कि उसको लगाने से जिन्नातों की दुनिया नज़र आती थी। सवाल नंबर 95, सफ़र पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाज़ार से कौन सी चीज़ें ख़रीदी? यानी मुबारक शहज़ादे को साथ लेकर जब सफ़र पर चलने लगे तो बाज़ार से कौन सी चीज़ें ख़रीदी थी? तो अत्र और बखूर, अत्र और बखूर। सवाल नंबर 96, बागो बहार में किस तहज़ीब की झलक मिलती है? तो बागो बहार में हिंदुस्तान की झलक मिलती है, हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, हिंदुस्तानी तहज़ीब व सकाफ़त है, उसकी झलक बागो बहार में देखने को मिलती है। 97, मीर अमन को किसने अपने भाई का अतालीक़ मुकर्रर किया? मीर अमन को किसने अपने भाई का अतालीक़ मुकर्रर किया? तो मीर अमन जब कलकत्ता गए तो वहाँ पर मीर अमन को नवाब दिलावर जंग ने, कलकत्ता के अंदर थे एक नवाब दिलावर जंग, उन्होंने अपने छोटे भाई मीर मोहम्मद काजिम ख़ां का अतालीक़ मुकर्रर किया। तो मीर अमन जो है वो मीर मोहम्मद काजिम ख़ां के अतालीक़ थे और इनको नवाब दिलावर जंग ने बनाया था। सवाल नंबर 98, मीर अमन दिल्ली से कहाँ गए? तो इसको समझिएगा ज़रा। मीर अमन दिल्ली से अजीमाबाद गए, अजीमाबाद पाटलिपुत्र। तो मीर अमन दिल्ली से कहाँ आए? तो दिल्ली से अजीमाबाद आए और फिर अजीमाबाद से कलकत्ता गए। इसमें तलबा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। मीर अमन दिल्ली से कहाँ आए? दिल्ली से अजीमाबाद आए, अजीमाबाद यानी पाटलिपुत्र, और अजीमाबाद से फिर कहाँ गए? तो अजीमाबाद से कलकत्ता गए। ये 100 सवालात मुकम्मल होने जा रहे हैं, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि जो उर्दू ज़बान व अदब है हम इस ज़बान को घर घर तक पहुंचा सकें। उर्दू ज़बान व अदब बहुत ही मीठी और शीरी ज़बान है, हम लोग इसको आगे बढ़ाते नहीं हैं, इसलिए हम सब की ज़िम्मेदारी है, उर्दू पढ़ने वालों की ज़िम्मेदारी है कि हम उर्दू को घर घर तक पहुंचाएं। अगर आप चाहते हैं कि उर्दू ज़बान व अदब घर घर तक पहुंचे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक इसको शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 99, शहज़ादे के साथ सफ़र में कौन साथ रहते हैं? यानी शहज़ादा जब सफ़र पर निकलता है तो उनके साथ कौन सफ़र पर रहता है? तो मुबारक,
मुबारक जो है, मुबारक नाम है, मुबारक शहजादे के साथ सफ़र में रहते हैं। सवाल नंबर 100, वो तहरीरी क़िस्सा जिसे एक ही नशिस्त में पढ़ लिया जाए उसे क्या कहते हैं? तहरीरी क़िस्सा यानी ऐसा किस्सा जिसको लिख कर बताया जाए। किस्सा क्या होता है? एक किस्सा ज़बान से बताया जाता है, लोग सुनते हैं, लेकिन एक लिख कर बताया जाता है राइटिंग की शक्ल में, तहरीर। तो वो तहरीरी किस्सा जिसे एक ही नशिस्त में, नशिस्त का मतलब होता है बैठक, यानी ऐसा किस्सा जिसको हम पढ़ने के लिए बैठें तो एक बार में ही सारा का सारा किस्सा हम पढ़ डालें, तो ऐसे किस्से को क्या कहा जाता है? तो ऐसे किस्से को मुख्तसर अफसाना कहा जाता है, मुख्तसर अफसाना। ये हो गए 100 सवालात। इन 100 सवालात को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इंशाअल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि आप बिहार बोर्ड में अच्छे नंबरात हासिल कर लेंगे। जिस पैटर्न पे मैंने बताया है बिना ऑप्शन दिए हुए, आप अगर ऑप्शन से याद करते हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर आप डायरेक्ट जवाब याद करते हैं तो यकीन मानिए आप पेपर में फ़ौरन सवाल पे निशान लगा देंगे। जो भी सवाल का जवाब होगा फ़ौरन जवाब को आप पहचान जाइएगा और उस पर निशान लगा दीजिएगा। और आपके ये सवालात जो हैं सब्जेक्टिव में भी काम आएंगे। जो 2 नंबर का सब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, उन 2 नंबरात के जो सवाल हैं उन सवालों को भी आप अच्छी तरह से हल कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अस्सलाम।